Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So let's start today's lecture. So in the previous lecture, I gave you a question to solve it. So let's discuss the solution of this question. The question was, consider a system which has n CPU processors and then what will be the minimum and maximum number of processes present in ready queue, running and block state. Now this is a very simple question if you know the basic concepts till now. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा क्या था कि एन सीपीयू प्रोसेसर्स हैं तो एक टाइम पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू, रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट कितनी हो सकती हैं। मान के चलो हमारे पास 5 प्रोसेसर्स हैं, 5 प्रोसेसर्स हैं। प्रोसेसर नंबर 1, प्रोसेसर नंबर 2 एंड ऐसे करते करते आपके पास प्रोसेसर नंबर 5 है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडी क्यू के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी हो सकती हैं। मिनिमम कितनी हो सकती है कि एक भी प्रोसेस ना हो। सो वी कैन से दैट 0 नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज मिनिमम इन रेडी क्यू। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपके पास मेन मेमोरी कितनी है। किस पे डिपेंड करता है कि मेन मेमोरी कितनी है। अब मैक्सिमम की एज सच कोई नंबर नहीं है, हम इसकी जगह लिख देते हैं एनी, कि कितनी भी हो सकती है और ये डिपेंड करेगा कि आपके पास मेन मेमोरी कितनी है। अब ये मेन मेमोरी के ऊपर क्यों डिपेंड है, क्योंकि आपकी जो रेडी क्यू होती है ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, तो ये डिपेंड है आपकी मेन मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। रनिंग के अंदर कितनी नंबर ऑफ मिनिमम प्रोसेसेस हो सकती हैं। तो मिनिमम कितनी हो सकती हैं, एक प्रोसेसर एक टाइम के ऊपर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकता है। सो प्रोसेसर P1 क्या करेगा, ये एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। प्रोसेसर P2 क्या करेगा, ये दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएगा। और ऐसे करते करते आप प्रोसेसर 5वां क्या करेगा, ये 5वीं जॉब को प्रोसेस करवाएगा। तो अगर 5 प्रोसेसर हैं और ये एक टाइम के ऊपर आपका 5 प्रोसेस को प्रोसेस करवा सकते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी प्रोसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं। इस केस में हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं, तो मैक्सिमम क्या है आपका n। और मिनिमम क्या हो सकता है कि एक भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ना हो रही हो, आपका सीपीयू, आपके जितने भी प्रोसेसर वो सारे आइडल हैं, कोई प्रोसेस ही नहीं है हमारे पास, सो ये भी 0 है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर आओ। नेक्स्ट है कि ब्लॉक स्टेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती हैं। तो मिनिमम क्या है कि एक भी नहीं हो, और मैक्सिमम क्या है। अब ब्लॉक भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लॉक डिपेंड करता है आपका मेन मेमोरी के ऊपर। अब मेन मेमोरी के ऊपर अगर ये डिपेंड करता है तो हम लिख सकते हैं कि एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं। अब ये एनी, इट डिपेंड्स ऑन द degree of मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पिछले लेक्चर में देखा था। मल्टी प्रोग्रामिंग भी आपका डिपेंड करता है मेन मेमोरी के ऊपर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ। सो लेट्स मूव टू द न्यू concept which is process. When a process comes into the system, it have various times related to it. What it means कि जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो इसके साथ कई सारे टाइम्स ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम कनेक्ट कर देता है। सो फर्स्ट टाइम इज अराइवल टाइम। अराइवल टाइम का मतलब क्या है कि जो आपका प्रोसेस है वो सिस्टम के अंदर किस टाइम पे रेडी स्टेट के अंदर आया है, रेडी स्टेट के अंदर आया है। क्रिएशन टाइम हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, अराइवल टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, द टाइम when process arrived
into रेडी क्यू, रेडी क्यू। वो टाइम जब आपका प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आया है। अब रेडी क्यू के अंदर कोई भी प्रोसेस क्यों आएगा? क्योंकि उसको कुछ एग्जीक्यूशन करवाना है। अब इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, विच इज सबमिशन टाइम। सबमिशन टाइम। ये जितनी भी टाइमिंग अभी हम करने वाले हैं ये आगे जाके आपके काम आएंगी। सो नेक्स्ट टाइम इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है कि एक प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए कि वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर पाए। तो इट इज टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस for its execution. It is called burst time of the process. नेक्स्ट इज कंप्लीशन टाइम। अब अराइवल टाइम हमें पता है कि एक प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर कब आया। अब हमें ये भी पता है कि उस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट इज कंप्लीशन टाइम, कि जो आपका प्रोसेस है वो कितने टाइम के अंदर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। सो इट इज टाइम when process completes its total execution। ये वो टाइम है कि प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। सो इसको हम बोलते हैं कि कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। अब बर्स्ट टाइम हमें पता है कि एक जॉब को कितना टाइम चाहिए टू कंप्लीट इट्स वर्क। अब हमें कंप्लीशन टाइम भी पता है कि उस जॉब ने कितने टाइम के अंदर अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि वो जॉब कितने टाइम के लिए हमारे सिस्टम के अंदर रही। सो इट इज टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। सो ये क्या है कि एक जॉब कितने टाइम के लिए हमारे सिस्टम के अंदर रही। अब इसका एक फॉर्मूला भी है। वी कैन से दैट टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, इसको हम आगे जाके प्रॉपर एक न्यूमेरिकल के साथ एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। टर्न अराउंड टाइम क्या है कि कंप्लीट उसने कब किया और उसका अराइवल टाइम कब था, वो कब आई थी और कब सिस्टम से आउट हुई है, उसके बीच में उसने कितना टाइम स्पेंड किया है आपके सिस्टम के अंदर। दैट इज वी कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है कि उस प्रोसेस ने कितने टाइम के लिए हमारे सिस्टम के अंदर वेट किया है। तो वी कैन से दैट इट इज टाइम डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड burst time. It is called as waiting time. इसका भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या था? इट इज़ डिफरेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। मतलब क्या है कि उसने कंप्लीट कब किया और वो आई कब थी, कितने टाइम गैप के लिए वो हमारे सिस्टम के अंदर रही। अब इसको आगे जाके एक प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करूँगा कितने टोटल टाइम वो आपके सिस्टम के अंदर रही है और एक्चुअल में कितना उसको टाइम चाहिए था। मान के चले वो आपके सिस्टम के अंदर 10 मिनट तक रही लेकिन उसको सिर्फ 2 ही मिनट का काम था, तो उसने 8 मिनट के लिए वेट किया है। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइमिंग विच इज़ रिस्पॉन्स टाइम। ये क्या है? It is time difference between first response and arrival time। ये क्या है? It is time difference between first response and arrival time, कि आपकी प्रोसेस किस टाइम पे आई थी। मान के चलिए आपकी प्रोसेस 1 मिनट के ऊपर आई थी और उसको पहला रिस्पॉन्स जो सीपीयू ने दिया वो 5 मिनट के ऊपर जाके दिया है। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है?
4 मिनट है कि वो 1 मिनट पे आई थी और उसको पहला रिस्पॉन्स मिला 5 मिनट के ऊपर, तो उसने 4 मिनट के लिए वेट किया है फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स। I hope these all timings are clear to you. Now let's see an example, and first we will show CPU शेड्यूलिंग कि आप CPU शेड्यूलिंग क्यों करते हो। हमें पता है कि जब भी एक प्रोसेस CPU के पास जाती है तो वो शेड्यूलिंग के थ्रू ही जाती है। विदाउट शेड्यूलिंग आपकी कोई भी जॉब आपके CPU के पास नहीं जा सकती। जब उसकी टर्न आएगी तभी वो CPU के पास जाएगी। तो CPU शेड्यूलिंग क्या है? सबसे पहले ये देखो कि CPU शेड्यूलिंग होता कहाँ है, वेयर इट टेक्स प्लेस। सो ये कहाँ होता है? ये होता है आपका रेडी स्टेट के अंदर, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोसेस हैं वो आपकी सारी रेडी स्टेट के अंदर है, तो यहीं पे ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आपकी अप्लाई होगी। और कौन करता है? ये करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। एक बार अगर आप भूल गए हो तो एक बार आप दोबारा जाकर उस वीडियो को देखो और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देखो क्या करता है। और ये कब आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई होती है? फर्स्ट केस है आपका जब आपकी प्रोसेस रनिंग पे है और वो टर्मिनेट कर रही है। एक प्रोसेस रनिंग थी और उसने टर्मिनेट किया, अब आपका CPU फ्री हुआ है तो नई प्रोसेस आएगी, उसको आने के लिए क्या चाहिए? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपकी एक प्रोसेस है वो रनिंग है और वो वापस रेडी स्टेट के अंदर आई है। अब रेडी स्टेट के अंदर क्यों आएगी? क्योंकि या तो कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आई है तभी उससे CPU को प्रीएम्प्ट किया है, या ये आपका एक टाइम क्वांटम था जो कि पूरा हुआ, उसके बाद नई प्रोसेस को CPU मिलेगा इसलिए उसको प्रीएम्प्ट किया गया। तो इस केस में भी आपका CPU फ्री हो रहा है और आपको एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए। या क्या हो सकता है कि रनिंग स्टेट से आपका CPU वेटिंग स्टेट के अंदर जा रहा है, CPU फ्री हुआ तो नई जॉब चाहिए, उसके लिए आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेनेवर CPU इज़ बिकमिंग आइडल, जब भी CPU फ्री होगा, हम CPU को फ्री नहीं रखना चाहते, जब भी CPU फ्री हो हम उसके अंदर नई जॉब लेके आएंगे, जिसके लिए हमें एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आपका वेट स्टेट से रेडी स्टेट के अंदर कोई प्रोसेस आई है, उस केस में हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए, या फिर न्यू से आपका कोई रेडी स्टेट के अंदर जॉब आई है तब भी हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चाहिए। तो गोल्स क्या हैं आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के? फर्स्ट गोल इज टू मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। अब अगर CPU फ्री ही नहीं होगा तो हमारी CPU यूटिलाइजेशन हाई होगी। अगर CPU यूटिलाइजेशन हाई है तो क्या है, CPU फ्री नहीं है, वो लगातार काम कर रहा है कुछ ना कुछ, तो अगर CPU कंटिन्यूसली बिजी है तो आपका थ्रूपुट भी हाई होगा। थ्रूपुट क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ जॉब्स इन अ यूनिट टाइम आपके CPU ने कंप्लीट की हैं। जितनी ज़्यादा CPU आपकी जॉब्स को कंप्लीट करेगा उतना हाई थ्रूपुट होगा। नेक्स्ट गोल देखिए, टू मैक्सिमाइज एवरेज, टू मिनिमाइज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। कम से कम टाइम के लिए हम चाहते हैं कि प्रोसेस आपके CPU के अंदर हो, कम से कम चाहते हैं कि आपका वेटिंग टाइम हो किसी भी प्रोसेस का, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिले। तो ये सारे टाइमिंग्स हमें कम से कम रखने हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विच इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या है आपका? अराइवल टाइम, कि जो पहले आया है उसको पहले CPU मिलेगा। अब मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। अब आपके लिए ये एक नई टर्म है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि आप प्रोसेस से, मान के चलिए प्रोसेस से आप CPU को फोर्सफुली छीन नहीं सकते। अगर एक प्रोसेस CPU के पास है, वो एग्जीक्यूट कर रही है, तो आप इस प्रोसेस को CPU से फोर्सफुली बाहर नहीं निकाल सकते। ऑन द अदर हैंड प्रीएम्प्ट क्या होता है? प्रीएम्प्टिव
मोड क्या है कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करवा रही है तो हम इसको फोर्सफुली सीपीयू से बाहर निकाल सकते हैं और इसकी जगह कोई दूसरी प्रोसेस आके रन करेगी। आई होप दिस वन इज़ क्लियर। तो मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि अगर एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट करवा रही है तो हम उसको फोर्सफुली सीपीयू से बाहर नहीं निकालेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। दिस इज प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4 एंड प्रोसेस नंबर 5। 5 प्रोसेस हैं आपकी रेडी क्यू के अंदर और 80 मीन्स अराइवल टाइम। जो प्रोसेस 1 है ये आई है आपका 0 टाइम के ऊपर, प्रोसेस 2 आई है 1 टाइम के ऊपर, प्रोसेस 3 आई है 2 टाइम के ऊपर, प्रोसेस 4 आई है 3 टाइम के ऊपर और प्रोसेस 5 आई है 4 टाइम के ऊपर। बीटी मीन्स बर्स्ट टाइम। प्रोसेस P1 को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए, प्रोसेस 2 को कितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए, दिस इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम। अब कंप्लीशन टाइम हमें नहीं पता, वो निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम हमें नहीं पता, वो भी निकालेंगे और वेटिंग टाइम भी निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे टू ट्रैक द प्रोसेसेस कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन कब कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमें सारा ट्रैक करना है। तो सबसे पहले क्या है, अराइवल टाइम के बेसिस पे हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को काम पे लगाएंगे। तो सबसे पहले कौन आया है आपका प्रोसेस P1। ये किस टाइम पे आया, 0 टाइम के ऊपर। इसको कितना टाइम चाहिए था एग्जीक्यूट करवाने के लिए, 2। तो ये 2 पे कंप्लीट कर दिया इसने, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 2। नेक्स्ट प्रोसेस कौन है, P2। P2 कितने पे आई, 1 पे, और इसको बर्स्ट टाइम कितना चाहिए, 3। तो हमने क्या किया, P2 को नेक्स्ट शेड्यूल किया। इसको कितना टाइम लगा सीपीयू के अंदर, 3 टाइम, तो 5। नेक्स्ट आया आपका P3। इसको कितना टाइम चाहिए था, 6 यूनिट ऑफ टाइम, तो 5 + 6 = 11। उसके बाद कौन सी प्रोसेस आई, P4 को हमने शेड्यूल करवाया। इसको कितना टाइम चाहिए, 8 यूनिट ऑफ टाइम, तो 11 + 8 = 19। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है P5 को हमने सीपीयू लोकेट करवाया। इसको कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए आपके पास, 4, तो 19 + 4 = 23। टोटल यूनिट ऑफ टाइम आपकी लगी 23 यूनिट्स। तो चलिए एक बार इसको इस टेबल को कम्प्लीटली फिल आउट करते हैं। तो प्रोसेस P1 ने कंप्लीट किया 2 के ऊपर, प्रोसेस P2 ने कंप्लीट किया 5 के ऊपर, प्रोसेस P3 ने कंप्लीट किया 11 के ऊपर, और प्रोसेस P4 ने कंप्लीट किया 19 के ऊपर, और प्रोसेस P5 ने कंप्लीट किया 23 के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वी विल फिल आउट टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का क्या फॉर्मूला था, कितना टाइम एक प्रोसेस आपके सीपीयू के अंदर रही, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसने कब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया और वो कब सिस्टम के अंदर आई थी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम है 2 और अराइवल टाइम है 0, तो 2। नेक्स्ट P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम है 5 और अराइवल टाइम है 1, तो डिफरेंस इज 4। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या रहेगा, कंप्लीट किया इसने 11 पे और आई थी 2 के ऊपर, तो डिफरेंस इज 9। प्रोसेस P4 के लिए क्या है, कंप्लीट किया 19 पे, आई थी 3 पे, तो डिफरेंस इज 16। P5 का डिफरेंस क्या है, 23 के ऊपर इसने कंप्लीट किया और ये आई थी 4 के ऊपर, तो इसका डिफरेंस क्या है, 19। यहाँ तक क्लियर है। टर्न अराउंड टाइम हमने निकाल लिया। अब क्या है, वेटिंग टाइम, कि आपका जो प्रोसेस है उसने कितने टाइम के लिए आपके सिस्टम के अंदर वेट किया है। अब ये कैसे निकालेंगे, एक बार देखिए, हमने लिखा था, पहले चेक करिए एक बार अपने नोट्स को। तो क्या लिखा था कि टर्न अराउंड टाइम, कितना टाइम आपका वो प्रोसेस सिस्टम के अंदर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए था, कितना टाइम वो सिस्टम के अंदर रही लेकिन उसको कितना टाइम चाहिए था, उनका डिफरेंस। तो फर्स्ट प्रोसेस का क्या है, टर्न अराउंड टाइम 2 और बर्स्ट टाइम, ये 2 सेकेंड ही सिस्टम के अंदर रही और 2 ही इसको चाहिए था, तो इसने वेट किया 0। नेक्स्ट है आपका P2 के लिए क्या है, टर्न अराउंड टाइम है 4 और बर्स्ट टाइम था 3, तो इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम वेट किया। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या है, 9 और इसका बर्स्ट टाइम कितना था, 6, तो डिफरेंस इज 3।
उसके बाद P4 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। और नेक्स्ट है आपका लास्ट प्रोसेस P5, इसको टर्न अराउंड टाइम लगा 19, इसको एक्चुअल टाइम कितना चाहिए था 4, तो डिफरेंस इज 15। यहाँ तक क्लियर है? हमने तीनों टाइम कैलकुलेट कर लिए हैं, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो टोटल टर्न अराउंड टाइम कितना है, एक बार सम कीजिए। 2 + 4 + 9 + 16 + 19, so it will be 6 + 9 is equal to 15, 15 + 16 is equal to 31, 31 + 19 is equal to 50, so 50 upon number of process is equal to 5, so average turnaround time is equal to 10 unit of time. I hope this one is clear to you. So let's move to next calculation of time, which is average waiting time. Same formula है, total waiting time अपॉन में number of processes। तो इसका भी सम कीजिए एक बार। 0 + 1 + 3 + 8 + 15 अपॉन में 5। तो क्या सम आएगा? 0 + 1, 1 + 3 is equal to 4 + 8 is equal to 12 + 15 is equal to 27। 27 upon 5 is equal to 5.240। So average waiting time is equal to 5.40 unit of time. So I hope this first come first serve scheduling algorithm is clear to you. If you have any doubt, you can comment down. See you in the next lecture. Thank you.